Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is safeguards of administrative adjudication. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन होता क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या क्या थी, ये किस वजह से ये जो प्रोसेस है ये सामने आया, इवॉल्व हुआ। और अब हम पढ़ेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेटर्स हैं उनको क्या क्या सेफगार्ड्स दी गई हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर 3 टाइप्स ऑफ सेफगार्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशनल भी हैं, प्रोसीजरल भी हैं और जुडिशल भी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेफगार्ड्स किस तरह से हैं कि एडजुडिकेटर ऑफ डिस्प्यूट्स शुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ही मे बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एजेंसी। ठीक है, एक तो ये कि ये डिफरेंट पर्सन होना चाहिए एंड ही मे बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एजेंसी। और वो उस बेशक वो उस एडमिनिस्ट्रेशन से वो उस सर्विस का बंदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मीन सेम कोलीग्स को आप सेम कोलीग्स हैं उनको आप एक दूसरे के ऊपर एडजुडिकेटर नहीं रख सकते। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो एडजुडिकेटर रखेंगे वो पर्सन जो है वो डिफरेंट होगा। सेम सर्विस हो सकती है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन पर्सन जो है ही वुड बी डिफरेंट। कोई बंदा अपने आप को खुद एडजुडिकेट नहीं कर सकता या उसका कोई कोलीग उससे एडजुडिकेट नहीं कर सकता। सेकंड ये ऑर्गेनाइजेशनल सेफगार्ड है कि द एडजुडिकेटर्स शुड बी अ ब्रॉड और ट्राइब्यूनल रादर देन अ सिंगल पर्सन। ठीक, एक पर्सन के बजाय पूरा ट्राइब्यूनल होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। द जॉइंटली टेकन डिसीजंस आर ऑलवेज बेटर देन द वन मैन डिसीजन विच आर वेल इस्टेब्लिश फॉर फेयर जस्टिस। ये कुछ सेफगार्ड्स दी गई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक बंदे को ही रखें एडजुडिकेटर, आप 3-4 बंदों को रखें, क्योंकि एक बंदा जो है वो बाइस्ड भी हो सकता है, जो 3-4 डिफरेंट बंदे होंगे वो न्यूट्रल होंगे और उनका डिसीजन इफेक्टिव भी होगा। थर्ड ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड पर्टिकुलरली ऑफ द चेयरमैन शुड नॉट बी वेस्टेड विद द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। कि जो मेंबर है या पर्टिकुलरली चेयरमैन है वो उसी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर उसका जो डीसी है उसको उठा के एडजुडिकेटर बना लें। वो तो अपने जो महकमा है उसके उसके फेवर में ही देगा, उसकी फेवर में वो केस डिसाइड करेगा। इन इंग्लैंड द फ्रैंक कमेटी हैड रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ काउंसिल और ट्राइब्यूनल and the vesting of the power and appointment with them. The council should be comprised of judges, ठीक है, एक्टिव और रिटायर। आप काउंसिल में होने क्या क्या चाहिए कि अब ज़रूरी नहीं है कि ये देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेफ गार्ड दी गई हैं कि अब ज़रूरी नहीं है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर कोई अगर आ गया है, कोई डिस्प्यूट आ गया है तो आप उसी का मिनिस्टर जो है उठाकर उस पर लगा दें, बल्कि आप कोई एक जज ले लें, कोई लॉयर ले लें, ठीक है, या कोई एक्सपर्ट ले लें, कोई टेक्नोक्रेट ले लें, उन डिफरेंट लोगों को आप उसके ऊपर एडजुडिकेटर लगाएं ताकि वो जो डिसीजन है उसकी हर मामले को बेटर तरीके से देखा जा सके। ठीक है, तो दिस काउंसिल शुड बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में इस तरह की काउंसिल होनी चाहिए। एक बंदे के बजाय आप 3-4 बंदे रखें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हों, डिफरेंट कोई जज हो, एक्सपर्ट, कोई एमिनेंट लॉयर हो या कोई टेक्नोक्रेट हो। ठीक है, और जो पर्सन हो एडजुडिकेटर ऑफ डिस्प्यूट शुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, ये नहीं है कि दो पार्टीज़ का अगर आपस में, फर्स्ट पॉइंट का जो क्लियर मतलब है वो ये है कि ये नहीं है कि अगर दो पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट है ना तो आप उन्हीं पार्टीज़ में से उठा के एक बंदा एडजुडिकेटर लगा दें। एडजुडिकेटर बेशक उस इदारे का हो लेकिन उसका इस डिस्प्यूट से कोई लिंक ना हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड सिंपल है कि ज़्यादा बंदे हों, और थर्ड ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, जजेस हों, लॉयर्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों। ये ऑर्गेनाइजेशनल सेफगार्ड्स हैं। उसके बाद है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के अंदर क्या है, अब प्रोसीजर उन्होंने डिफरेंट बताए कि कैसे हो। द कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स पावर अपॉइंटेड इन यूके इन 1932 हैड रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन टू फॉलो द नेचुरल जस्टिस। यूके में 1932 में कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स पावर ने
क्या प्रोसीजर्स दिए थे, एक तो नो मैन शुड बी जज इन हिज ऑन केस, ठीक है, कि अब वही ऑर्गेनाइजेशन का पहला वाला पॉइंट जो है ना कि द एडजुडिकेटर ऑफ द डिस्प्यूट शुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ठीक। तो प्रोसीजर भी सेम है कि अपने ही केस का कोई बंदा जज ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ में से आपने बंदा नहीं उठाना। नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। दूसरी बात ये कि किसी बंदे को आपने अनहर्ड नहीं छोड़ना, कि आपने जिस बंदे का इससे लिंक है, डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, उनको आपने सुनना है। द पार्टीज़ कंसर्न शुड नो द रीजंस फॉर द डिसीजन। जब आप डिसीजन लेते हैं तो पार्टीज़ को रीज़न बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आपने डिसीजन क्यों लिया। ऑल द एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ डिसीजन इज़ टू बी टेकन शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। आपने जिन डॉक्यूमेंट्स की या जिन एविडेंस की बेसिस पर डिसीजन लिए उसको आपने पार्टीज़ के सामने डिस्क्लोज करना है एट द एंड। द कंसर्न शुड बी इंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंट हिज केस आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू अ लीगल एक्सपर्ट। अब जो कंसर्न हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, या तो वो ख़ुद भी इस केस को आकर कर सकती हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकती हैं, या किसी लीगल एक्सपर्ट से भी करवा सकती हैं। द एक्यूज शुड बी इंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन द एविडेंस एंड चैलेंज द एविडेंस प्रोड्यूस अगेंस्ट हिम, ठीक है। और एक्यूज़ को ये इंटाइटल करना चाहिए, यानी कि उसको ये हक देना चाहिए कि वो अपने एविडेंस को एग्जामिन करे और उन्हें चैलेंज करे अगेंस्ट हिम, ठीक है, कि जिस बंदे ने वो लाए हैं उन उसके अगेंस्ट उन्हें चैलेंज करे अपने एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद। द एक्यूज्ड यानी जो मुजरिम ठहराया गया है, द एक्यूज शुड आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कॉल एविडेंस ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री इन एडिशन टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एविडेंस जो एक्यूज्ड है उसे ये भी हक हासिल है, ठीक है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एविडेंस बुलाए, ठीक है, या ऑरल डॉक्यूमेंट्री जो है उसको दे। ही शुड बी गिवन द राइट टू फुल जजमेंट विच शुड रिवील रीजंस फॉर ऑर्डर एंड नॉट मेयरली ऑर्डर, ठीक है, कि उसे फुल जजमेंट का राइट भी देना चाहिए कि रीजंस की बेस पर वो उसे जजमेंट का राइट देना चाहिए। ही शुड पोजेस द राइट टू अपील फॉर फर्दर एंड हायर जजमेंट, और उसे ये राइट भी देना चाहिए कि वो किसी हायर जजमेंट से मतलब इससे बेटर जजमेंट के लिए वो दोबारा अपील कर सके कि उसके केस को रिकन्सिडर किया जाए। जुडिशल सेफगार्ड्स के अंदर क्या है कि ये यूके के अंदर है, ठीक है, और जुडिशल सेफगार्ड्स के अंदर क्या है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द जुडिशियल एंड सेमी जुडिशियल एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्राइब्यूनल कैन बी प्रूव एन एडिक्वेट सेफगार्ड। In France and Germany, Supreme Courts has been provided to supervise all administrative tribunals and authorities, while in rule of law countries the judicial review is vested in Supreme Court और High Court, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी में क्या है कि सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं जो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाई गई हैं, वहाँ पर जाकर वो अपील भी हो सकती है और केस जो है वो डिसाइड भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर होती है। तो उसमें जुडिशल सिस्टम में क्या क्या है कि द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ट्राइब्यूनल इज़ डेफिनेटली सिस्टमेटिकली लेड डाउन, ठीक है। एक तो जो ट्राइब्यूनल है वो सिस्टमेटिकली हो, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फॉलोड अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर एक फॉलो करे वो, एंड tribunals are made by administrative judges who have the experience in the administration and administrative adjudication. They exist independent of the administrative authorities, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहिए। सिंपल ये सेफ गार्ड उनको दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स एंड देयर डिसीजंस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। और एक तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के से बिल्कुल फ्री होकर काम करेंगे और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल या कंक्लूसिव होगा, ठीक है। देयर इज़ हायरार्की ऑफ जस्ट यूके के अंदर ये है कि जो हायर जजमेंट की अपील की जा सकती है, बाकी कंट्रीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है। There is hierarchy of administrative courts. The subordinate tribunals have original jurisdiction, while supreme tribunal the subordinate tribunals have original jurisdiction, while supreme tribunal has appellate revising and reviewing powers, ठीक है। वहाँ पर ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की, जैसे फ्रांस जर्मनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं, तो उन कोर्ट्स में क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट जो ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं वहाँ पर उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वगैरह होती है, लेकिन उससे हट कर जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो ये कुछ सेफ गार्ड्स उनको दी गई हैं। दी सेफ गार्ड्स विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, येट इट इज़ एडवाइजेबल दैट इनडिस्क्रिमिनेट
recovers to administrative courts must be avoided. The administrative adjudication should be used as an alternate of ordinary court system. तो उसके बाद हम ये इसकी कुछ सेफगार्ड्स थी जो कि प्रोवाइड की गई हैं कुछ कंट्रीज़ में, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह से प्रोवाइड की गई हैं। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि हाँ कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो सम कंट्रीज़ नोटेबली फ्रांस एंड जर्मनी हैव अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसे ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, एंड अ सेपरेट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स टू डील विद डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट एंड डिस्प्यूट और ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। सिटीजन्स के दरमियान में या पब्लिक ऑफिशियल्स के दरमियान में या पब्लिक ऑफिशियल्स का आपस में जो केसेस होते हैं कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ के अंदर, जस्ट लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाई गई हैं। ये आपने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप कंट्रीज़ में पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के बारे में। वहीं पर उनके केसेस वगैरह डिसाइड होते हैं। जबकि जो कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, कोर्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स वन और मोर ऑफ द थ्री प्रोविजन, नेमली। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि कोर्ट्स को एक तो ये नहीं है कि जो सिटीजन्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स हैं उनके केसेस कहाँ पर डिसाइड किए जाएं, तो ये प्रोविजन दी गई है एक स्पेशल ट्राइब्यूनल्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उनके लिए लॉज भी बनाए गए हैं। कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स हैं? स्पेशल ट्राइब्यूनल है, स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल है, इंक्वायरी ट्राइब्यूनल एंड ओम्बड्समैन है। तो इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टैट्यूटरी इंक्वायरीज और इन सब का आपस में क्या रोल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेशल ट्राइब्यूनल्स आर बॉडीज़ फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बाय कोर्ट लाइक प्रोसीजर्स, ठीक है। ये ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ये कोर्ट लाइक प्रोसीजर्स की तरह काम करते हैं। दे डील विद ऑल लिटिगेशन बिटवीन पब्लिक अथॉरिटीज़ देमसेल्व्स कंसर्निंग द एग्जीक्यूशन, नॉन एग्जीक्यूशन or bad execution of public services. They are created by the statutes and perform two main functions, ठीक है। statutes mean by law of the country। अच्छा, फंक्शन इनका क्या होता है? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, और दूसरा फंक्शन होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन पब्लिक बॉडीज़, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड सिटीजन्स। दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या पब्लिक ऑफिशियल के दरमियान में और सिटीजन्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये से रिजॉल्व करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज़ अ जनरल टर्म इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ बोर्ड्स, कोर्ट्स, कमिटीज़, ट्राइब्यूनल्स एट्सेट्रा। They are established by statutes and generally have a regular or semi-permanent existence and a clearly defined area of jurisdiction within which they hear disputes. They are remarkable for their diversity rather than for any similarities in their composition or activities, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जस्ट लाइक कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, बोर्ड्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी कह सकते हैं, कोर्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं, डिफरेंट इनकी कंपोजिशन होती है और ये केसेस को साइड बाय साइड डिसाइड करते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह का केस होता है उसी तरह का कमीशन, उसी तरह का ट्राइब्यूनल, उसी तरह का बोर्ड, उसी तरह की कमेटी वहाँ पर बैठा दी जाती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सिस्टम इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी होते हैं, ठीक है, कि ये एक्सेसिबल होता है, इनफॉर्मल होता है लोगों के लिए, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके वही सारे हैं जो आपने एडजुडिकेशन के एडवांटेजेस पढ़े हैं, वही सारे एडवांटेजेस इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के होते हैं। सेकंड आ जाता है स्टैट्यूटरी इंक्वायरी। स्टैट्यूटरी इंक्वायरीज़ के अंदर क्या है कि बेसिकली जो एडहॉक बेसिस पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सेट कर दी जाती है, ठीक है। एडहॉक मीन दैट इज़ नॉट परमानेंट बाय नीड ऑफ टाइम, ठीक है। एडहॉक वो होता है ना कि जो ज़रूरत के वक्त पर किसी को हायर कर दिया जाता है, जस्ट लाइक कि आपके कॉलेज में स्टाफ कम था तो फॉर एडहॉक हायरिंग स्टाफ जो है वो वहाँ पर ले आते हैं, तो दैट इज़ एडहॉक। तो एडहॉक में स्टैट्यूटरी इंक्वायरीज जो होती हैं ये भी एडहॉक होती हैं, ये कम टाइम के लिए होती हैं, ठीक है, जब डिस्प्यूट आता है उस वक्त, और जब बाद में ये ख़त्म कर दी जाती हैं जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो दे डू नॉट नेसेसरीली अराइव एट डिसीजंस बट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो काम इनका ये होता है कि ये कुछ थोड़े वक्त के लिए बोर्ड वगैरह, कमीशन वगैरह बिठा दिए जाते हैं, लेकिन जब ये ख़ुद केस डिसाइड नहीं करती, ये इंक्वायरीज़ वगैरह करके, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देती हैं और गवर्नमेंट ख़ुद इन पर डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इंक्वायरीज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन
for which answerability is to the parliament. The inquiry is usually conducted by civil servant acting on behalf of ministers. He listens to the arguments. ठीक civil servants इसमें कुछ होते हैं, local authority and other objectors and other advises the minister either by accepting or rejecting the appeal. In the Britain, the system prevails and different type of inquiry consist of tribunal constituted by parliament and under the Tribunal of Inquiry Act 1958 and 1966 to inquire into a specific matter of public importance. A council of tribunal was set up with general supervisory role over administrative tribunals. These are composed of small number of members appointed by council and presided over by the high court judge. इसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, ठीक है, कौंसिल वगैरह बना दी जाती है और अक्सर इसको जो हाई कोर्ट जज है यूके के अंदर ये होता है कि हाई कोर्ट का जज प्रिजाइड करता है, एक कौंसिल बना दी जाती है, उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स के बिहाफ पर केसेस को वहाँ पर प्रोसीड करते हैं और जितनी भी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ ट्राइब्यूनल वॉज सेट अप विद अ जनरल सुपरवाइजरी रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ट्राइब्यूनल एंड इंक्वायरीज एक्ट 1956 and 1966. This is an advisory body and has the duty of keeping under review the constitution and working of a large number of tribunals and procedures involving the holding of statutory inquiry by a minister. इसमें क्या होता है कि एडवाइजरी बॉडी होती है जिसकी ड्यूटी ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना, वर्किंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ ट्राइब्यूनल्स। तो ये एक चीज़ भी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसको भी एट द स्पॉट रिजॉल्व करने के लिए कौंसिल बना दी जाती है। तो ये जो काउंसिल होती है ये एडजुडिकेशन का रोल प्ले करती है, जो अदर देन कोर्ट्स होती है, ठीक है, कोर्ट्स के अलावा ये एडजुडिकेशन का रोल प्ले कर रही होती है। सेम लाइक दैट ओम्बड्समैन का इदारा होता है। ओम्बड्समैन एक स्कैंडिनेवियन ओरिजिन है, इसे ग्रीवेंस मैन या कंप्लेंट ऑफिसर कहा जाता है। इसमें एक फेडरल ऑफिसर होता है जो कि केसेस को डिसाइड करता है। अगर सिटीजन्स को किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो ये इन केसेस को डिसाइड करता है। ये लीगली इस्टेब्लिश्ड होता है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, एक्सटर्नल टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता है। लेजिस्लेचर खुद किसी को ओम्बड्समैन बना देती है, ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं कि डिसीजन प्रोसेस, रिकमेंडेशन और एन एक्ट ऑफ ओमिशन और ओमिशन which is contrary to the law, rules, regulations, departure from the established practice or procedure unless it is bona fide for the valid reasons, ठीक है। ये उन रूल्स एंड लॉज पर नज़र रखता है कि अगर कोई लॉ जो है वो लीगल नहीं है तो उसके अगेंस्ट, अगर कोई जो ऑफिसर है वो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको ये ओम्बड्समैन उस लॉ को वहीं पर उसको वहाँ पर रोक देता है उस ऑफिसर को। इट इज़ प्रिजर्व आर्बिट्री और अनरीजनेबल, अनजस्ट, वाइस, ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी। इट इज़ बेस्ड ऑन द रेलिवेंट ग्राउंड। कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट, देखें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट लिया जाता है ना कि जो एक्ट लिया जाए या जो कोई कमीशन बनाया जाए या कोई भी ऐसा काम किया जाए, एक तो जो लॉ के अगेंस्ट हो, दूसरा जो अनजस्ट हो, बाइस्ड हो, ऑप्रेसिव हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो और इररेलेवेंट ग्राउंड्स पर हो, और तीसरा ये कि जिसमें ब्राइबरी इन्वॉल्व हो, ठीक है, करप्शन हो, जॉबरी हो, फेवरेटिज्म हो, नेपोटिज्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो ये इन चीज़ों पर ओम्बड्समैन जो है वो नज़र रखता है और फिर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। और एक्शन को डिसाइड करने के बाद, हाँ, ओम्बड्समैन वो केसेस नहीं डिसाइड करता जो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स के केसेस ओम्बड्समैन डिसाइड नहीं करता, डिफेंस के केसेस ये डिसाइड नहीं करता, ठीक है। और पब्लिक सर्वेंट अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसके केसेस ये डिसाइड नहीं करता, ये जस्ट सिटीजन्स की शिकायत को लेता है कि सिटीजन को किसी किस्म की कोई शिकायत है, उसे करप्शन की शिकायत है, तो इस तरह के केसेस जो है ये ओम्बड्समैन लेता है। इसके अलावा जो ओम्बड्समैन है वो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था 5th सेमेस्टर को, इस पर मैंने ओम्बड्समैन के ऊपर काफ़ी डिटेल में लेक्चर दिया था, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से फंक्शन वो नहीं परफॉर्म कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये
तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में लेक्चर दिया था। तो हर चीज़ है ओम्बड्समैन के पास कौन कौन से फ़ंक्शन है, कौन कौन से फ़ंक्शन नहीं है। तो ये आप उसमें इसको दोबारा भी उस लेक्चर को सुन लीजिएगा और आपको ओम्बड्समैन की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये हमारा एडजुडिकेशन का प्रोसेस था।